Now, I would like to invite Dr. Manish Arora for chairing the next session. Dr. Arora is a senior assistant professor of the faculty, and he's also a principal investigator of DIC and many more sparse projects. So he is a kind of a very innovative and energetic personality of this faculty. So I would like to invite Dr. Manish sir for chairing the session. This session will be having 4 presentations. First one by our faculty member Dr. Mahesh Singh. Second one with Kriti Gupta, research scholar from Varanasi. Mithai Lal, research scholars from Varanasi again, and the Karambir Singh Rohilla ji from New Delhi. So I would like to invite again Dr. Manish sir for chairing the session. नमस्कार जहांगीर सर, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सभी आयोजन समिति को भी, और साथ ही साथ जो हमारे आज के पेपर के प्रस्तुत करता हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जहांगीर सर जिनका भी सीरियल है उस सीरियल के हिसाब से लोगों को बुलाएं, और मैं उसके हिसाब से सुन रहा हूं और समझने का प्रयास करूंगा, फिर फाइनल अपना रिमार्क दूंगा। जी सर, सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महेश सिंह सर को अपना पेपर प्रेजेंट करें, प्लीज। थैंक यू जहांगीर सर। स्वागत है महेश सर। थैंक यू सर। रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन और हेड प्रोफेसर प्रणाम सिंह सर, our dean Professor Hiralal ji. My paper is basically related to printmaking, impact of calligraphy in printmaking, basically. Because I am a student of printmaking, so my paper, I am present my paper in this field. Okay, so my subject is impact of calligraphy in printmaking. So many participants say about calligraphy and meaning of calligraphy, so मैं उसको फिर से repeat नहीं कर रहा हूँ बार बार. I am going to my presentation directly, and just a minute. Basically, start calligraphy from China, and this is the Tang Dynasty, and they use basically calligraphy like a painting. And they feel in our their calligraphy, they feel it's just like a soul. They feel in every word, they feel soul, like Tao. Tao means they think just a yin yang, day night, earth sun, like that, sky earth, like that. They are complementary relationship with soul and calligraphy. This is again Chinese calligraphy. बेसिकली उन लोगों का मानना था कि कैलीग्राफी इस तरह का एक पार्ट है जो सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है, वो एक सोल का पार्ट है। वो जो फील करते थे उसी को वो रिप्रेजेंट करते थे। कैलीग्राफी के थ्रू वो ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी तक को पहचान लेते थे कि हाउ फील्स और सीज। दिस इज द बेसिकली जापानीज कैलीग्राफी, एंड you see here, this is the print mark. This is a stamp they use on paper. तो यहाँ से मैं प्रिंट मेकिंग का उसमें मानता हूँ कि कैसे प्रिंट मेकिंग में धीरे धीरे कैलीग्राफी एंटर की और उसका इम्पैक्ट आया। अगेन दिस इज द जापानीज कैलीग्राफी, और यहाँ पे आप ये सील देख सकते हैं। अगेन दिस द प्रिंट एंड दिस इज द calligraphy through brush, freehand. This is also Japanese calligraphy, and here you see just a print or like a signature, artist signature. This is also Japanese calligraphy.
This is the in 1940-50 German invention गुटनबर्ग. गुटनबर्ग के बाद में बेसिकली चेंज हो जाता है पूरा आर्ट सिनेरियो. उसके अंदर गुटनबर्ग जब इन्वेंशन करते हैं मूवेबल टाइप्स का, तब से वहाँ पे एक अलग चेंजेस आ जाता है इन आर्ट फील्ड और कैलीग्राफी और फोन्ट्स, सो मेनी थिंग्स. गुटनबर्ग के बाद में मैं इंडियन की बात करूंगा, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे यूरोपियन उस पर नहीं जा रहा हूँ. यह यहाँ पे स्टार्ट होता है अल्बर्ट ड्यूरर, जहाँ पे आप एक छोटा सा उनका एक सिग्नेचर देख सकते हैं. यूज कैलीग्राफी in your print or in your painting. This is the basically Islamic calligraphy, जो एक बहुत 400-500 years तक हम लोगों ने जस्ट देखा है. तो वहाँ पे एक इस्लामिक कैलीग्राफी को इस तरह से यूज किया गया है. जस्ट सो मेनी रीजन्स, क्योंकि वो लोग फिगरेटिव पेंटिंग नहीं करते थे. बहुत सारे और रीजन्स थे उनके, धर्म के अकॉर्डिंग वो कुछ प्रॉब्लम्स थी. तो यहाँ पे उन्होंने कैलीग्राफी के थ्रू अपने एक्सप्रेशंस यूज किया है. दिस इज द अगेन इस्लामिक कैलीग्राफी. और ये कैलीग्राफी जस्ट कैलीग्राफी ने एक आर्ट पीस की तरह भी हम देख सकते हैं इसको. अभी मैं प्योर इंडियन उसकी बात कर रहा हूँ. दिस इज द रविन्द्रनाथ टैगोर, जहाँ पे उनका कैलीग्राफी को हम समझ सकते हैं किस तरह से उन्होंने अपनी कैलीग्राफी को, अपने वर्ड्स को एक आर्ट पीस की तरह यूज किया, आर्ट उसको सेंस की तरह यूज किया. ये रविन्द्रनाथ टैगोर. अगेन रविन्द्रनाथ टैगोर जो भी वो लिखते थे, कुछ करते थे, उसके बाद में कुछ स्क्रैबल करके वो लोग डुडलिंग भी यूज उन्होंने किया है. और कुछ लोग वहीं से रविन्द्रनाथ टैगोर का आर्ट का भी शुरुआत मानते हैं. आफ्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ पे उन्होंने जस्ट एक आई विल शो हियर जस्ट माँ, यहाँ पे उन्होंने कैलीग्राफी को यूज किया है. एंड इन बॉटम इज द सिग्नेचर. यहाँ पे उनका गगनेन्द्रनाथ का आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस पर इंडियन आर्ट में हम लोग यहाँ की शुरुआत मानते हैं. अगेन ये अवनींद्रनाथ टैगोर का काम है और उसके अंदर आप देख सकते हैं कैलीग्राफी. हियर दिस पार्ट इन बॉटम, ये उनका अवनींद्रनाथ का ही काम है. और ये जो उन्होंने एक सीरीज बनाई थी पूरी, जिसमें शाहजहां ताजमहल को वॉच कर रहे हैं और वहाँ पे बैठे हैं. लेकिन यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, अगर यहाँ पे इस एरिया में, तो यहाँ पे उन्होंने जो उनका यूज किया है गलीचा, वहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का एक डिजाइन पैटर्न भी है, लेकिन वहाँ पे एक कैलीग्राफी भी उन्होंने यूज किया है. अब यहाँ से एक प्रिंट मेकिंग, प्योरली प्रिंट मेकिंग में एक नया सिनेरियो आता है, जहाँ पे कैलीग्राफी को इन लिनो, वुड और लिथो और उन सब में भी उन्होंने डिफरेंट आर्टिस्ट ने यूज किया है. उसकी शुरुआत वहाँ से नंदलाल बोस के अगर काम में हम देखेंगे तो वहाँ से हम मान सकते हैं. यहाँ नंदलाल बोस बेसिकली इंस्पायर्ड हैं जापानीज वॉश पेंटिंग से, और यहाँ पे वो सेम जापानीज आर्ट की तरह यहाँ पे वो एक सिग्नेचर के साथ में एक सील यूज कर रहे हैं, जस्ट इम्प्रेशन ऑफ सिग्नेचर. अगेन वॉश पेंटिंग में यहाँ पे वो जापानीज आर्ट से अपने सिग्नेचर के साथ में एक सील यूज कर रहे हैं. तो यहाँ से हम प्योरली प्रिंट मेकिंग के अंदर एक उसकी शुरुआत मान रहे हैं. अगेन नंदलाल बोस का काम है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं हरिपुरा पोस्टर सीरीज, यहाँ पे भी उन्होंने ये यूज किया है. यहाँ पे प्योरली उन्होंने प्रिंट मेकिंग में यूज किया है कैलीग्राफी को. ये लिनो है, और यहाँ पे उन्होंने जस्ट एक 1930 में जब गांधी जी शांति निकेतन में आए थे, वहाँ पे उन्होंने इस चीज को यूज किया है, और उन्होंने एक कैलीग्राफी को यूज किया और एक नया आयाम देने की कोशिश की है. उसके बाद दिस वर्क इज विनोद बिहारी मुखर्जी. दिस इज द लिथोग्राफ.
जब विनोद बिहारी मुखर्जी ऑलमोस्ट उनका आई प्रॉब्लम था और ब्लाइंड हो जाते हैं, तो जस्ट उन्होंने पेपर कटिंग करके बनाया था। सोमनाथ होर ने उनका प्रिंट लिया है, ये जस्ट विनोद बिहारी का। तो यहाँ पे भी उन्होंने कैलीग्राफी बंगाली स्क्रिप्ट में उन्होंने माँ यूज किया है। तो यहाँ पे विनोद बिहारी का ये लिथोग्राफ है, इसमें हम देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ कैलीग्राफी। चित्तप्रसाद भट्टाचार्य, जहाँ पे उनके हर काम में कैलीग्राफी से कुछ ना कुछ अटैच है। कुछ पोस्टर्स हैं, कुछ इंडिपेंडेंट के उसमें मार्च उसको लेके है, कुछ ही तरह से उन्होंने अपना लीनो में, प्योरली लीनो में पोस्टर्स डिजाइन किए हैं जिसमें उन्होंने कैलीग्राफी को यूज किया है। अगेन चित्तप्रसाद वर्क, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्लोगन्स भी हैं, कुछ पोस्टर्स भी हैं, उन्होंने कुछ कैरिकेचर भी बनाए हैं और उन्होंने प्योरली कैलीग्राफी को यूज किया अपने काम में। यहाँ पे कुछ सिनेमा के पोस्टर्स जैसे 2 बीघा जमीन, उसके रिगार्डिंग भी चित्तप्रसाद ने ये यूज किया है लीनो को और प्रिंट मेकिंग को थ्रू कैलीग्राफी। केसीएस पनिकर ने अपने पेंटिंग्स में बहुत सारे काम में कैलीग्राफी को यूज किया है। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग उनके काम को बोलते थे दिस द एब्स्ट्रैक्ट वर्क और लाइक दैट, लेकिन उस टाइम पीरियड में उन्होंने फ्रैंकली कैलीग्राफी को यूज किया है। अगेन केसीएस पनिकर का काम है, जहाँ पे आप उनका कुछ सिंबल्स भी देख सकते हैं, कुछ कैलीग्राफी को उन्होंने यूज किया है। यहाँ पे प्योरली कैलीग्राफी को उन्होंने यूज किया है केसीएस पनिकर ने। दिस वर्क इज हुसैन, सेरीग्राफ ऑफ हुसैन, जहाँ पे उन्होंने प्योरली उर्दू लैंग्वेज को एज ए कैलीग्राफी यूज किया है। ये भी हुसैन का लिथोग्राफ है, जहाँ पे उन्होंने कुछ वर्ड को यूज किया है। यहाँ पे कुछ सिंबॉलिक वर्ड भी हैं, कुछ उर्दू कैलीग्राफी भी यूज की है। ज्योति भट्ट में ये लिनो और एचिंग दोनों कंबाइंड उसमें काम किया हुआ है। 2 प्लेट्स को यूज किया है, लिनो एंड एचिंग बोथ। और यहाँ पे उन्होंने, आप ऊपर से देख सकते हैं कि ये गुजराती लैंग्वेज में उन्होंने एक पूरा लिखा है। और ये ज्योति भट्ट का वर्क है जो बड़ौदा से है। दिस इज अगेन ज्योति भट्ट वर्क, दिस इज द सेरीग्राफ। उन्होंने प्योरली कैलीग्राफी को यूज किया है अपने काम में, अपने कंपोजिशन। वीएस गायकतोंडे, जिन्होंने अपने काम में, ये भी लिथोग्राफ है वीएस गायकतोंडे का, जहाँ पे उन्होंने कैलीग्राफी को यूज किया है प्योरली। उसके बाद में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको मैंने बहुत आगे, अभी तक भी, अब प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कैलीग्राफी को यूज कर रहे हैं और अभी डिफरेंट मैनर में, स्क्रीन में, लीनो में, लिथो में और अलग अलग ड्राई पॉइंट्स में भी कुछ लोग यूज कर रहे हैं। तो उनके बाद में मैंने एक जस्ट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये मेरा एक प्रयास था। थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद महेश सर। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कृति गुप्ता को। अगर कृति गुप्ता नहीं है तो कृति के बाद में मिठाई लाल जी अगर हैं ग्रुप में तो वो प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। Yes, thank you sir. Good evening to all respected teachers, guests and friends. Sorry for my visibility, for here some electricity problem. So firstly I would like to thanks Dr. Suresh Chand Jangide sir because of such a very valuable programs to all of us, and then I thanks to Dr. Manish Arora sir because I am presenting to presence of you my research paper. So my research paper topic is मेघदूत चित्रण में कैलीग्राफी की कलात्मक महत्ता एवं प्रासंगिकता। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाकवि कालिदास भारत के एक ऐसे प्राचीन कवि रहे हैं जिनकी प्रासंगिकता आज भी है, और उनके जो विचार हैं वो आधुनिक समय में, हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और आज के समय में भी उनके जो विचार हैं वो हमें जीने की राह दिखाते हैं। आप सभी जानते होंगे जैसा कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, इन सब ग्रंथों में उन्होंने एक कहानी के माध्यम से मानव को आगे बढ़ने की राह दिखाई है।
तो यहाँ पे मेघदूत जो उनका खंड काव्य है 120 ललित पदों में वो रचा गया है। और अज्ञात शाकुंतलम के बाद में मेघदूत का दूसरा नंबर आता है उसकी लोकप्रियता में। कैलीग्राफी की बहुत सारी बातें हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हुई, और सच में मैं बताऊं कि इसके पहले कैलीग्राफी के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। कैलीग्राफी का अधिकतर यूज आज हमारे प्रोफेशन में होता है, व्यवहारिक उपयोग में होता है। उसके बाद में फिर इस पे तो बात हो चुका है, अब मैं सीधे आऊंगा अपने पॉइंट पे जो मेरा विषय है, और वो है मेघदूत चित्रण में कैलीग्राफी की महत्ता। तो कुछ दिन पहले मैं जयपुर गया और मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि जयपुर के जो समकालीन चित्रकार हैं उनका तो महत्वपूर्ण योगदान है ही। वहाँ की जो पारंपरिक चित्रकला है वो अपनी विशिष्टता के लिए जानी जाती है, और इस दौरान मैं कई महत्वपूर्ण चित्रकारों से मिला जो आज भी महाकवि कालिदास के ग्रंथों को चित्रित कर रहे हैं। और उनमें से कुछ ऐसे भी चित्रकार मिले जो विशेष रूप से मेघदूत पे चित्रण करते हैं। उन्हीं में से एक हैं कन्हैयालाल वर्मा जी। और कन्हैयालाल वर्मा जी का जन्म 1943 ईस्वी में सांभर लेक में हुआ था। और आप एक पारंपरिक चित्रकार के साथ साथ में एक कला शिक्षक भी रहे हैं। और आपके चित्र मुख्यतया धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक कथाओं पर हैं, और उन सभी में कैलीग्राफी का प्रयोग हुआ है। मेघदूत चित्रण में कैलीग्राफी की कलात्मक महत्ता एवं प्रासंगिकता। तो हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये कन्हैयालाल वर्मा जी का एक चित्र है जो मेघदूत के पूर्व मेघ के 7वें श्लोक पे चित्रित है। और कालिदास का जो मेघदूत है उसके सभी जो प्रसंग हैं वो इतने जीवंत हैं, इतने सचित्र हैं कि हर चित्रकार उनको चित्रित करना चाहता है। तो और इसमें जो विशेष बात है वो ये है कि चित्रकार महाकवि कालिदास के जो श्लोक हैं, उनके जो भावार्थ हैं, उनसे इतने अटैच हैं कि उन्होंने उस मोह को छोड़ नहीं पाया और अपने चित्रों में उसको समाहित किया है। जैसे कि ये श्लोक आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये पूर्व में 7वें श्लोक से है। और जैसा कि मेघदूत की कहानी हम सभी जानते हैं कि मेघ महाराज कुबेर के राज में नौकरी करता है, और एक दिन उसको उसके भूलवश उसे एक वर्ष का देश निकाला दे दिया जाता है, जहां पे अपनी पत्नी, नवविवाहिता पत्नी से एक वर्ष अलग रहता है। वो 7-8 महीने तो पूरा कर लेता है, लेकिन जब सावन का महीना आता है और काले काले बादलों के पीछे से उमड़ते हैं, और रामगिरी पर्वत उज्जैन में कालिदास जो है निर्वासित जो यक्ष है, कालिदास ने उसको दिखाया है वहां पे। तो उसके माध्यम से वो मेघ से कहता है कि तुम मेरा संदेशा मेरी पत्नी तक लेकर के जाओ। और इसका जो अर्थ है वो मैं पढ़ना चाहूंगा। हे जलद, तुम दुखी जनों को शरण देने वाले हो, अतः मेरी प्रिया के पास जाकर मुझ विरही का संदेश कहना, क्योंकि मैं यहाँ एक धनपति कुबेर के शाप के कारण विरह का कष्ट भोग रहा हूँ। तुम्हें यक्षों की प्रसिद्ध नगरी अलकापुर में जाना होगा, जहाँ के महल बाहरी भवन में विराजमान भगवान शिव के भाले चंद्र की चांदनी से चमकते हैं। तो कालिदास की जो ये कल्पना है उसको जीवंत और सजीव रूप देने का प्रयास किया है कन्हैयालाल वर्मा जी ने, और ये गौआश माध्यम में ये चित्र निर्मित है। और कन्हैयालाल वर्मा जी से एक और बात मुझे पता चली कि जब वो 18 वर्ष के थे तभी से वो मेघदूत जो खंड काव्य है उससे प्रभावित रहे हैं, और बहुत बार उन्होंने मेघदूत पर चित्रों को भी बनाने का प्रयास किया। और अंततः उनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के माध्यम से उनको जो स्कॉलरशिप दी गई उसी दौरान उन्होंने लगभग 3 दर्जन चित्रों का निर्माण किया जो मेघदूत पर आधारित हैं, और ये कालजयी चित्र हैं। तो अब हम अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं जो फिर से कन्हैयालाल वर्मा जी का है, और ये उत्तर मेघ का जो है वो प्रसंग है। उत्तर मेघ के 25वें श्लोक से लिया गया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मेघदूत है वो पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भागों में बांटा गया है। तो उसको भी कन्हैयालाल वर्मा जी ने उस श्लोक को, उस प्रसंग को इसमें चित्रित किया है, और उसका मैं अर्थ बताना चाहूंगा हिंदी में कि यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, मेरी पत्नी या तो तुम्हें देव पूजा में लगी हुई दिखाई देगी, या फिर तुम उसे
मेरा वियोग जनित चित्र बनाते हुए देखोगे, या फिर वो मधुर भाषणी मैना से बात करते हुए मिलेगी। और मैना से वो क्या बात कर रही होगी उसका भी उन्होंने वर्णन किया है। हे रस के, तू तो स्वामी की बड़ी प्यारी थी, क्या तुझे भी वही याद आते हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं कि कन्हैयालाल वर्मा जी ने उन तीनों प्रसंगों को, एक प्रसंग में जो 3 मोमेंट हैं, जो 3 क्षण हैं जिसका उन्होंने वर्णन किया है कि या तो वो चित्र बनाते हुए मिलेगी, या तो पूजा कर रही होगी, या तो वो मैना से बात कर रही होगी, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और ऊपर मेघ जो है वो चित्रित है। और कन्हैयालाल वर्मा जी की एक और विशेषता है कि जो उनके बादल है वो चक्रीकार शैली में है। तो और उसके बाद में श्लोक उनके यहाँ पे चित्रित है। अब एक और चित्रकार है, समय की कमी है इसलिए मैं बहुत सारे चित्रों पे बात नहीं करूंगा, जो मेन का है उस पर मैं बात करूंगा। तो इसमें चित्रकार श्री जयशंकर मिश्रा जी हैं, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और वो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वर्षों अध्यापन का कार्य किया है, और आज वो 90 वर्ष की अवस्था में भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने भी पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक कथाओं पर बहुत सारे चित्र बनाए हैं, और मेघदूत को भी उन्होंने चित्रित किया है। लगभग उन्होंने भी 3 दर्जन चित्रों का निर्माण किया है मेघदूत पर। उनका भी राजस्थान से बहुत ही गहरा लगाव था, और वो सभी चित्रकार जिन्होंने कालिदास को चित्रित किया है साहित्य से बहुत ही गहरा लगाव है। और इसमें ये जो चित्र है ये उत्तर मेघ के प्रसंग से लिया गया है। और उत्तर मेघ का जो प्रसंग है उसमें एक प्रसंग आता है भगवान कार्तिकेय जी का। और मेघ, एक मैं देख लूं उसको कहाँ पे ये है। तो इसमें ये दर्शाया गया है कि मेघ से कहते हैं, यक्ष कहता है कि हे मेघ, जब तुम कैलाश पर जाओगे तो वहां पे तुम्हें भगवान कार्तिकेय मिलेंगे, और उन कार्तिकेय के ऊपर में तुम उन फूलों की वर्षा करना जिससे स्वर्ग से गंगा जल की वर्षा होती है और उनका महत्व बढ़ जाता है। तो उसके बाद में फिर उसके बाद में तुम उनका दर्शन करके अलकापुरी में जाना। तो इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि सावन का दृश्य है, बारिश का दृश्य है, और जो भगवान कार्तिकेय हैं वो बैठे हुए हैं, और नीचे जो गण हैं वो उल्लासित होकर के झूम रहे हैं, और संगीत वाद्य भी वो बजा रहे हैं, और चारों तरफ जो है वो हरियाली है, और कार्तिकेय के पीछे एक मोर है वो भी थिरक रहा है। तो जब चित्रकार, उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब वो चित्रण करते हैं तो उसमें डूब से जाते हैं, और उसके बाद में उन्होंने कैलीग्राफी का भी इसमें प्रयोग किया, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है। तो इनके कैलीग्राफी ठीक है बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक तो नहीं है, लेकिन उनके जो भाव हैं उससे वो उस मोह को वो छोड़ नहीं पाए, और उसको उन्होंने चित्रित किया। तो इस तरह के बहुत ऐसे चित्रकार हैं जो ऐसे कथाओं को, खासकर का महाकवि कालिदास की कथाओं को आज भी चित्रित कर रहे हैं, और उसमें कैलीग्राफी का बहुत ही बड़ा उपयोग है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो महसूस करते हैं उन कैलीग्राफी को, उन कलाक्षर को, उन श्लोकों को वो चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो ये था मेरा ये रिसर्च पेपर। बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद मिठाईलाल जी, और बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन और पारंपरिक कला के जो रूप आपने डिस्कस किया है। इसके बाद में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री करमवीर रोहिला जी को दिल्ली से, वो अपना पेपर प्रेजेंट करें प्लीज। थैंक यू सर। एंड यहाँ पर सभी इतने मनीषी बैठे हैं, क्या आप सबको मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आप सुनाइए। धन्यवाद सर। अब मैं, क्योंकि सभी मैं देखा हूँ बहुत ही हाई लेवल के यहाँ कैलीग्राफर और सभी मनीषी बैठे हैं, मैं तो मतलब 27 साल के अंतराल के बाद में इसमें एजुकेशन फील्ड में आया हूँ। पहले प्रोफेशनल था, और मैंने बामू यानी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से अभी अपना MFA किया है पूरा। तो मेरा जो रिसर्च टॉपिक है थोड़ा हटके है कि कैलीग्राफी और टाइपोग्राफी, यानी कैलीग्राफी, वाइड द कैलीग्राफी, हर कुछ जो हाथ से लिखा गया वो कैलीग्राफी नहीं हो सकता। मैंने देखा यहाँ पर
सब अपनी तरह से मतलब अपने उसका प्रेजेंट अच्छे से प्रेजेंट कर रहे थे। मेरा थोड़ा सोचने का अलग तरीका है कि कोई भी मतलब हस्तलिखित वो मतलब कैलीग्राफी नहीं हो सकता, सुलेखित ही कैलीग्राफी हो सकता है। जो देखने कैलीग्राफी का मीनिंग और हैंड रिटन का मीनिंग अलग अलग है। या हाथ से लिखा गया कोई भी सुलेखित नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। तो मेरा जो टॉपिक है वो मैंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान से लिया है। और जो हाथ से लिखा गया था शायद बहुत कम लोग उससे वो उससे वाकिफ होंगे। सर मेरा टॉपिक आपके सामने है प्रेम बिहारी नारायण राजादा द्वारा सुलेखित भारत का संविधान एवं प्रारूप का विकास। भारत का हस्तलिखित संविधान सुलेख शैली की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत के संविधान का विषय आते ही हमें भारतीय होने का गर्व अनुभव होने लगता है। इस अनुभूति के कारण विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित सुलेख शैली संविधान हमारा भारतीय संविधान ही है। हमारे भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। कला मनुष्यों नहीं, कला मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। कला कल्याण के जननी है। कला का सौंदर्य अभिव्यक्ति का नाम ही कला है। कल्पना की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार एवं भिन्न भिन्न माध्यमों के द्वारा हो सकती है। श्रेष्ठ कलाकृति का जन्म अंतर्मन व चेतन मन दोनों के परस्पर सहयोग से ही होता है। ऐसी कला कभी भी अनैतिक नहीं हो सकती, क्योंकि उस कला में समाज के कल्याण व परोपकार की भावना निहित है। यह हस्तलिखित दस्तावेज अब भारत की संसद कला के पुस्तकालय में एक विशेष हीलियम गैस से भरे कांच के बॉक्स में संरक्षित है। इस बॉक्स को राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और अमेरिका के गैटिक संरक्षण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। भारतीय संविधान की पांडुलिपि 1000 से ज्यादा साल तक बचे रहने वाले सूक्ष्म जीवी रोधक त्रम पत्थर पर लिखकर तैयार की गई। इसका आकार 45.7 सेंटीमीटर बाई 58.4 सेंटीमीटर है। पांडुलिपि में 234 पेज है। इसका कुल वजन मतलब वो उसका 13 किलो है। बेनेगल नरसिम्हा राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में अगस्त 2014 तक संविधान सभा में 25 भाग, 395 अनुच्छेद व उसके 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था वह 26 जनवरी 1950 से प्रभावित हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान के दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है, जो मुद्रित दस्तावेज नहीं अपितु हस्तलिखित है। इसको चित्रित करने में आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। वह इस महाग्रंथ को सुलेख शैली में दिल्ली के प्रेम बिहारी नारायण राजादा द्वारा लिखा गया। राजादा जी व उनकी सुलेख शैली के विषय में बहुत कम लोगों को जानकारी है। इस मायने में भारत का संविधान की मूल दस्तकारी शांति निकेतन के गौरव का प्रतिनिधित्व करती है। भारत का संविधान को हम ललित कला की सुलेख शैली का एक अद्भुत महाकाव्य भी कह सकते हैं। 71 वर्ष पूर्व में हस्तलिखित पांडुलिपि भारत का संविधान सुलेख की प्रक्रिया के क्षेत्र में उनके डिजाइन व अवधारणाओं के शोध पर शुरू किया। फोकस उपलब्ध ग्रंथ की पांडुलिपि के हस्तलिखित सुलेख लेआउट संरचना और सुलेखित प्रारूप प्रकाशन के क्षेत्र में अधिक जानने का प्रयास किया गया। जैसा कि सुलेखन प्रारूप विषय में विशेषज्ञता की एक बड़ी विविधता शामिल है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक की शासन व्यवस्था को संचालित करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संविधान न केवल मतलब उसका लिखित है, बल्कि हस्तलिखित भी है। हाथ से लिखा गया सुलेख भी ऐसा जो इस दस्तावेज के एक एक शब्द को निखारता है, और उस पर समकालीन महान कलाकारों ने ऐसा चित्रण किया जिसमें भारत के गौरव, इतिहास, दर्शन, संस्कृति और आकांक्षाओं के दर्शन होते हैं। लोकतंत्र के इस पवित्र ग्रंथ को लिखने का श्रेय प्रेम बिहारी नारायण राजादा जी को, और सजाने का नंदलाल बोस जी को, और मुद्रित करने का श्रेय देहरादून स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग को जाता है। संविधान की इस हाथ से लिखी गई मूल पांडुलिपि संसद के पुस्तकालय में संरक्षित है, जो एक मुद्रित प्रतिलिपि राष्ट्रीय संग्रहालय और एक प्रति देहरादून में भी यादगार के तौर पर रखी गई है। संविधान की अंग्रेजी मूल की प्रतिलिपि बिहारी नारायण जी ने हाथ से लिखी। यह पांडुलिपि बेहतरीन कैलीग्राफी और
बेहतरीन कैलीग्राफी के जरिए इसके इटैलिक अक्षरों में अंग्रेजी में लिखी गई। इसके हर पन्ने को उस दौर के बेहतरीन कलाकार नंदलाल बोस के नेतृत्व में शांति निकेतन के कलाकारों ने चयन किया। प्रेम बिहारी का जन्म 17 दिसंबर 1901 में एक परंपरागत कैलीग्राफिस्ट कायस्थ परिवार में हुआ। उनके दादा राम प्रसाद आदिकालीन कैथी व कैथली भाषा के विद्वान व विख्यात सुलेखक थे। इसलिए प्रेम नारायण जी की ख्याति जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गई। प्रेम फाउंडेशन के अनुसार प्रेम बिहारी नारायण ने इस महान ग्रंथ को लिखने में 432 नंबर का पेन होल्डर व 303 नंबर की निब और 254 स्याही की दवातों का प्रयोग किया। संविधान लिखने के लिए पुणे से हस्त निर्मित कागज मंगाया गया। इस लेखन कार्य में 6 महीने का समय लगा। बताया जाता है कि राजा जी ने संविधान लिखने की शर्त पंडित जी के सामने रखी कि संविधान की मूल प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका नाम और अंतिम पेज पर उनके दादाजी के नाम के साथ में सक्सेना जी का नाम अंकित होना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि इतने लंबे संविधान दस्तावेज को हाथ से लिखने में न तो कहीं कोई असंगति का निशान है और न कहीं कोई गलती। हिंदी और अंग्रेजी में इटैलिक शैली में लिखा गया यह ग्रंथ कैलीग्राफी जिस लेखन का सर्वोत्तम उदाहरण है। संविधान निर्माताओं ने जिन प्रावधानों को शब्दों में प्रस्तुत किया उसको तो हम पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जिन बातों को सांकेतिक रूप में चित्रण किया गया या संकेत अभिव्यक्ति दी गई, कमाल पश्चिम बंगाल के विश्वविख्यात चित्रकार नंदलाल बोस और उनके सहयोगी व्यवहार राम मनोहर सिन्हा के नेतृत्व में शांति निकेतन विश्व भारती कोलकाता के चित्रकारों ने कर दिखाया। संविधान के कुल 22 भागों में नंदलाल बोस ने प्रत्येक भाग की शुरुआत में 8 बाई 13 इंच के चित्र बनाए, जिन्हें बनाने में 4 साल लगे। वास्तव में ये चित्र भारतीय इतिहास की विकास यात्रा है। और सुनहरे बॉर्डर और लाल रंग की अधिकता के लिए इन चित्रों की शुरुआत भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक लाल से की गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सुनहरे बॉर्डर से घेरा गया है, जिसमें मोहनजोदड़ो की सभ्यता के दर्शाने के लिए घोड़ा, शेर, हाथी और बैल के चित्र बने हैं। दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ के बॉर्डर में सद्दल कमल के चित्रांकन से सुसज्जित किया गया है। अगले भाग में शिष्यों के साथ ऋषि के आश्रम का चित्र दिया गया है। कहीं गुप्त कालीन नालंदा विश्वविद्यालय की मोहर दिखाई तो अन्य भाग में उड़ीसा के मूर्ति कला को दिखाया गया। 12वें भाग में नटराज की मूर्ति, 13वें भाग में महाबलीपुरम के पर उकेरी गई कलाकृति और 14वें भाग में मुगल स्थापत्य कला को जगह दी गई। 16वें भाग में टीपू सुल्तान और महारानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए दिखाया गया। 17वें भाग में गांधी जी की दांडी यात्रा व 19वें भाग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को सैल्यूट ले रहे हैं। इस प्रकार 20वें भाग में हिमालय के उत्तुंग शिखरों को दिखाया गया। अगले भाग में रेगिस्तान का चित्र व अंतिम भाग में समुद्र का चित्रण है। संविधान सभा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में कुल 114 दिन की बहसों के बाद इसका तैयार हुआ। संविधान का ढांचा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इसे प्रकाशित करने की भी एक नीति थी, क्योंकि मसौदा समिति और खासकर जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र के इस पवित्र ग्रंथ को मौलिकता, स्वरूप और समर्थियों के अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसे उसी हस्त निर्मित साज सज्जा के साथ हूबहू प्रकाशित करना चाहते थे। क्योंकि उस समय प्रिंटिंग की आज की तरह अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उस समय के लिहाज से सबसे बड़ा सुसज्जित छापाखाना केवल देहरादून स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग या सर्वे ऑफ इंडिया के पास ही उपलब्ध था। इसलिए इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने का दायित्व उसी को सौंपा गया। विभाग के देहरादून स्थित नॉर्दर्न प्रिंटिंग ग्रुप ने पहली बार संविधान की 1000 प्रतियां प्रकाशित की। इसे फोटोलिथोग्राफी तकनीक से प्रकाशित किया गया। यादगार के तौर पर संविधान की एक प्रति आज भी देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया के म्यूजियम में रखी है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का प्राचीन वैज्ञानिक विभाग है, जो देश की रक्षा की जरूरतों के लिए विकास के कार्य करता है। प्रमाणित मानचित्र इत्यादि विशालकाय प्रिंटिंग मशीनों से मुद्रित करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसकी स्थापना 1767 में की गई थी। भारत के संविधान की आत्मा उसके प्रस्तावना में निहित है, जिसकी शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। इसका अभिप्राय कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूर्व से पश्चिम तक हर जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति और क्षेत्र से है। मानव जाति के इतिहास में लेखन सामग्री ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेखन सामग्री ने न केवल मानव संस्कृति के इतिहास को सुरक्षित रखने में योगदान दिया, बल्कि लिपि, भाषा एवं मनुष्य की चिंतन धारा को भी काफी गहराई से प्रभावित किया। अतः प्राचीन लेखन सामग्री को जानने का मतलब है कि
कि प्राचीन संस्कृति को ठीक से पहचानना। आज लेखन के लिए प्रमुखतः कागज कलम का उपयोग होता है। टाइपराइटर का इस्तेमाल पिछले 150 वर्षों से हो रहा था, परंतु अब बड़ी तेजी से कंप्यूटर मशीन लेखन, प्रकाशन और प्रसारण का प्रमुख साधन बन गया है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इतिहास की दृष्टि से लेखन सामग्री संबंधी जानकारियां का महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक युग का अक्षरांकन हस्तनिर्मित से लेकर कंप्यूटर के द्वारा निर्मित किया जाता है। सुलेख शैली में अक्षरांकन का अध्ययन एवं विकास दोनों तरीकों से किया जा सकता है। मशीनी युग में हम हस्तलेख कला के साथ साथ ग्राफिक डिजाइन में भी निपुणता की आवश्यकता है। यही प्रवीणता आपके अनुसंधान को सफलता के स्तर पर ले जा सकता है। मैं अपने शोध अध्ययन के द्वारा भारत के संविधान में 2021 तक हुए सभी संशोधनों को प्रेम बिहारी जी की हस्तलिखित शैली में प्रकाशित करने का प्रयास किया है, जिससे जनता जनार्दन अभी तक हुए सभी संशोधनों को प्रेम जी की हस्तलिखित शैली में पढ़कर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करेगी। मुद्रण को सजाने, मुद्रण डिजाइन तथा मुद्रण ग्लिप्स को संशोधित करने की एक कला एवं तकनीक है। मुद्रण ग्लिप्स को विभिन्न उदाहरण तकनीकों का उपयोग करके बनाया और संशोधित किया जाता है। मुद्रण की सजावट में टाइपफेस का चुनाव, पॉइंट साइज, लाइन की लंबाई, लीडिंग और उसका लाइन स्पेसिंग, अक्षर समूह के बीच का स्पेस ट्रैकिंग तथा अक्षर जोड़ यानी कि ये उसके संयुक्त अक्षर के बीच का स्पेस टर्निंग को सुव्यवस्थित करना, जो देश की रक्षा जरूरतों के साथ साथ विकास कार्यों के लिए प्रमाणित मानचित्र व्यवसाय का प्रिंटिंग मशीन व्यवसाय था। डिजिटल ने टाइपोग्राफी को एक नई पीढ़ी के दृश्य डिजाइनरों और लेआउट डिजाइनर के लिए सुगम बना दिया। क्लिप्स अक्षर का प्रारूप तैयार करने के लिए फॉन्ट लैब विंडो में ग्लिप्स का प्रयोग कर सकते हैं। फॉन्ट के ग्लिप्स को संग्रह के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। साथ ही पूर्ण रूप से फॉन्ट के बारे में काफी डेटा इंफॉर्मेशन डाली जाती है। इस डेटा को, जिन्हें हम फॉन्ट इन्फो कहते हैं या फॉन्ट के विषय में अधिक जानकारी सूचना भी कह सकते हैं। कैलीग्राफी फॉन्ट के अंदर इसका फॉन्ट नामकरण जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अंतिम मुख्य बाधा है कि यह श्रम साध्य प्रक्रिया होती है। इसमें हर चरित्र को एक दूसरे चरित्र के साथ हर संभव संयोजन में दृष्टिगत रूप से सही होना चाहिए। वर्ण आकृतियों के बाहर साइड बेयरिंग विड्थ को सुव्यवस्थित किया जाता है। लेखन और टाइपोग्राफी में एक संयुक्त अक्षर जिसको मतलब हम कंजेस्ट कहते हैं, जहां 2 या 2 से अधिक वर्ण ग्लिप्स के रूप में होते हैं, चित्रित किया जाता है। सुलेख संविधान में प्रयुक्त अक्षरों का अंतिम प्रारूप फॉन्ट उत्पादन के बाद आप फॉन्ट का वितरण करके उसको भारतीय संविधान को मतलब हम रीप्रिंट कर सकते हैं नए संशोधनों के साथ। ये मैं थोड़ा सा अपना जो मेरा प्रोजेक्ट था, जो मेरा शोध था, उसके मैं कुछ आपको एक चित्र दिखाना चाह रहा हूँ, वो भी मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट 2 है, जिसका ये हाथ से लिखा हुआ कैलीग्राफी को मैंने डिजिटाइज किया है। इसको डिजिटाइज करने के बाद में, क्योंकि अभी तक भारतीय सरकार इसको जो 1950 में जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो बुक्स था उसी को रीप्रिंट कर रही है। मेरा शोध का विषय यही है कि उसको रीप्रिंट, जितने भी संशोधन हुए हैं उनको इसी कैलीग्राफी स्टाइल में ऐड करके अपने भारतीय संविधान को बिल्कुल नए स्वरूप की तरह जैसे हाथ से लिखा गया है उसी कैलीग्राफी को मैंने पूरा डिजिटाइज इंडिया में है और सभी हाथ से कैलीग्राफी कर रहे हैं। तो आजकल उनका डिजिटाइज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आम जनता तक अपनी जो कैलीग्राफी है वो लोगों तक मतलब कैसे उसको यूज करे। आप देख रहे होंगे कि ये इसमें लैटिन में, इंग्लिश में और दूसरी लैंग्वेज में कैलीग्राफी के टाइपफेस बहुत ज़्यादा हैं। और क्योंकि ये कोई 1 सेकंड का काम नहीं है या 1 दिन का काम नहीं, इसको पूरा एक कैलीग्राफी की स्टाइल को डिजाइन करने में 6 महीने लग जाते हैं हमें। इसके अंदर कहता आपका इसमें आर्ट और टेक्नोलॉजी दोनों ही पार्ट है, यानी आपको टेक्नोलॉजी भी, आपके अंदर टेक्नोलॉजी भी पूरा परफेक्ट होना चाहिए और आपके अंदर आर्ट भी होनी चाहिए। यानी आर्ट की जो फंडामेंटल साइंस है कैलीग्राफी के वो भी सारे होने चाहिए, तो तभी आप अपनी कैलीग्राफी को एक एज ए डिजिटाइज कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ ये इसको इंग्लिश को डिजिटाइज किया है, जो अपना इंग्लिश का भारतीय संविधान है इसको डिजिटाइज किया है। और जितनी भी लैंग्वेज है अपनी भारतीय भाषाओं में इसी कैलीग्राफी की स्टाइल में
सभी भारतीय भाषाओं में संविधान को मेरा प्रिंट करने का आगे विचार है। जी सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। अभी हम लोग कमेंट्स करेंगे। सॉरी जागे सर, अब जो नेक्स्ट प्रेजेंटर है उनको बुला लीजिए। जी जी जी। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करता हूँ कृति गुप्ता को कि वो अपना पेपर प्रेजेंट करें। सर मेरा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ कैलीग्राफी फॉर चिल्ड्रन एंड देयर डेवलपमेंट। सर इसमें मैंने अपने पेपर में ये डिस्कस किया है कि कैलीग्राफी के फीचर्स और बेनिफिट्स को डिस्कस किया है, जिसमें कि चिल्ड्रंस के ऊपर एक कैलीग्राफी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में उनका क्या रोल है कैलीग्राफी का। तो इसमें इनिशियल स्टेज में अगर कोई इंसान चाइल्ड रहता है तो वो ट्राई करता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे अपने सराउंडिंग से, ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो ऑब्जर्व करता है कलर के डिफरेंसेस को और शेप्स को, डिस्टेंस और हाइट्स, ये सब कितना हाइट है या डिस्टेंस क्या है, कलर क्या है, शेप है, ये सब मतलब वो जो भी अपनी सराउंडिंग देखता है विजुअली वो सब वो ऑब्जर्व करता है। फिर उसके बाद जब ये सब करने के बाद उसकी जब एकेडमिक में जाता है, स्टडी में जाता है, तो वो उसका लर्निंग स्टार्ट होता है। तो फिर उसको ओरली सिखाया जाता है पेरेंट्स के थ्रू और टीचर के थ्रू कोई, मतलब फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों को करने के बाद उसके जब एक सेंस डेवलप हो जाता है तो फिर उसके बाद स्टार्ट होता है राइटिंग का। फिर उसको राइटिंग भी उसको टीचर या उसके पेरेंट्स ही सिखाते हैं। तो तब राइटिंग की बात आती है तो उसमें कैलीग्राफी का बहुत रोल होता है। तो कैलीग्राफी में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि उस वो ऑब्जर्व करता है कैलीग्राफी, एक एक लेटर के कैलीग्राफी के एक एक लेटर को ऑब्जर्व करता है। जैसे कि वो बहुत कुछ एक्सप्लोर करता है, वो ट्राई करता है लेटर्स के कर्व्स को, स्ट्रेट को, डायगोनल किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो सब कुछ एनालाइज करता है। वो लर्न करता है नई चीज़ें क्रिएट करने का, उसी में वो एक्सपेरिमेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें वो पेन से या और भी जो भी उसके इनिशियल मीडियम होते हैं उन सब से वो ट्राई करता है। तो ये मतलब उस कैलीग्राफी एक चिल्ड्रन के मेंटल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि राइटिंग एक ऐसा स्किल है जिसको करने से मतलब उससे डायरेक्टली उसके माइंड पे एक इम्प्रेशन पड़ता है, जो कि ओरली उतना नहीं इम्पैक्ट डालेगा जितना कि राइटिंग किसी भी ह्यूमन के ऊपर राइटिंग का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो सर मतलब इसके साथ ही साथ वो मतलब लैंग्वेज पोर्शन को भी वो अपने ब्रेन में डालता है। मतलब कि ऐसा स्टडी भी कहा गया है कि जो भी वो राइटिंग वो देखता है अपने हैंड से लिखता है, उस चीज़ का वो इम्प्रेशन ज़्यादा पड़ता है उसके माइंड में, मेमोरीज में। और कोई चीज़ अगर राइटिंग के थ्रू अगर हम कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, करते हैं, तो वो मेरे माइंड पे ज़्यादा इम्पैक्ट और इम्प्रेशन देर तक डालता है, वो हमारी मेमोरी क्रिएट करती है उससे। सर जैसे कि इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे इम्प्रूव करता है गुड हैंड राइटिंग इन चिल्ड्रन। तो मतलब कैलीग्राफी करने से उनमें जो अगर कंपेयर करते हैं दूसरे जो कैलीग्राफी नहीं सीखते हैं, वो अगर नॉर्मल स्ट्रोक और ड्राइंग ये सब करते हैं तो फिर उनकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो एक एक चीज़ों पर डीपली एनालाइज करते हैं, एक एक वर्ड को बहुत डीपली एनालाइज करके वो एक लेटर क्रिएट करते हैं। तो उसकी उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है लेटर्स के स्ट्रक्चर पे और उसके एट्रीब्यूट्स पे, उसकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो इससे उनकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होती है और इससे वो ज़्यादा क्रिएटिव और आर्टिस्टिक भी हो सकते हैं। इसके मतलब कि कैलीग्राफी करने की प्रैक्टिस के दौरान उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है लेटर के लिए। तो वो इंक के थ्रू पेपर पे कुछ वर्क करते हैं कैलीग्राफी पे, तो वो कुछ क्रिएटिंग मतलब कि कुछ ऐसा क्रिएट करना हुआ जैसे कि कोई मास्टरपीस या कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो वो एक ही लेटर को वो इस तरह से क्रिएट करते हैं जैसे कि कोई आर्ट क्रिएट कर रहे हैं।
तो उनके लिए एक लेटर एक आर्ट ही रहता है। इसलिए मतलब उनको बहुत क्रिएटिविटी करने की और उसके साथ प्ले करने का बहुत चांस मिलता है, तो उससे उनकी क्रिएटिविटी ज़्यादा बढ़ती है और इससे उनका इंटरेस्ट स्टडी में भी बढ़ता है, क्योंकि क्योंकि क्रिएटिंग एनी आर्ट इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग। तो मतलब कि किसी भी चिल्ड्रन का फोकस मतलब क्रिएट करने में रहता है, तो वो हमेशा फन रहता है उसमें। तो वो उनके मतलब स्टडी में इन्वॉल्व रहने की हैबिट्स को बढ़ाता है। अगर स्टडी को थोड़ा फन में क्रिएट कर सकें, तो फिर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है पढ़ाई भी, और ये हमारा कंसंट्रेशन भी बहुत इम्प्रूव करता है। कैलीग्राफी के मतलब कैलीग्राफी करने से उसके मेंटल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, तो उसमें मतलब कि कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि कैलीग्राफी ब्रेन और बॉडी पे मतलब कि इसमें कैलीग्राफी करने से हैंड्स और बॉडी और ब्रेन ये तीनों का यूज होता है। तो इसमें ये कंसंट्रेट होके कोई कोई चाइल्ड अगर अपना ड्राइंग कर रहा है या कैलीग्राफी कर रहा है, तो उसका मतलब कि फिंगर्स और रिस्ट और ब्रेन पूरा एक साथ इन्वॉल्व होता है, तो फिर इससे वो और ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, और ये उनके आगे इन फ्यूचर किसी भी काम करने को और किसी भी मल्टीपल डायमेंशन में काम करने में बहुत हेल्प करता है। कैलीग्राफी एक मेडिटेशन जैसा भी है, इसको करने से मतलब कंसंट्रेशन भी इनबिल्ड होता है और इससे कंट्रोलिंग पावर भी स्ट्रांग होती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और कैलीग्राफी से उनकी लर्निंग स्किल भी इम्प्रूव होती है। और ठीक है कीर्ति बेटा, समय की थोड़ी कैलीग्राफी से अनुपलब्धता मतलब के कारण, काउंटलेस कीर्ति मुझे लगता है जहांगीर सर इशारा कर रहे हैं कि समय की थोड़ी यस कमी है सर। हम लोगों के पास, अभी पूरा सेशन बचा हुआ है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर। जहांगीर सर आपके पास माइक। सर अब ये सेशन कंप्लीट हो गया है, तो एज ए चेयरिंग द सेशन आई वुड लाइक टू हैव सम कमेंट्स फ्रॉम योर साइड। सो बहुत बहुत प्लीज। धन्यवाद। सबसे पहले तो पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को बधाई, और इस समय उपस्थित हम लोगों के विभागाध्यक्ष और गुरु प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति सर को प्रणाम, एवं सभी सम्मानित रिसर्च स्कॉलर्स, मेंटर्स, टीचर्स, सभी को सादर प्रणाम। मैं मनीष अरोड़ा, दृश्य कला संकाय में एक अध्यापक और अप्लाइड आर्ट विभाग में हूँ। आज 4 पेपर पढ़े गए। चारों पेपर का सब्जेक्ट अच्छा रहा, काफी अच्छा रहा। पहला पेपर था डॉक्टर महेश सिंह जी द्वारा पढ़ा गया, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है प्रिंट मेकिंग सेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स में। और उनका था इम्पैक्ट ऑफ कैलीग्राफी इन प्रिंट मेकिंग। उन्होंने चाइना से लेके और करंट सिनारियो तक की जो कंटेम्प्रेरी प्रिंट मेकिंग में कैलीग्राफी का यूज हो रहा, उसके ऊपर बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन के द्वारा चीजें दिखाई। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद दूसरे नंबर पे मिठाई लाल जी थे। इन्होंने बड़ा अच्छा प्रयास किया कि मेघदूत के चित्रण में जो कैलीग्राफी की गई है उसकी कलात्मक महत्ता एवं प्रासंगिकता के बारे में बताया। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिठाई जी एक अच्छे लेखक भी हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से अपनी बातें की उससे काफी रुचि पैदा हुई इसमें। इसके बाद एक सीनियर हम लोगों के और मित्र भी हैं, श्री करमवीर सिंह रोहेला जी, जो बहुत सीनियर प्रोफेशनल हैं और काफी अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे जगहों पे इन्होंने कैलीग्राफी और टाइपोग्राफी से रिलेटेड काम किया है, और इनका टॉपिक तो बहुत ही अच्छा रहा हम लोगों के लिए। एक तरीके से ये रिवीजन रहा। काफी दिन हो गया हम लोगों को अपने संविधान के बारे में इस तरीके की चीजों को देखे हुए। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी द्वारा सुलेखित भारत का संविधान का प्रारूप एवं विकास का अध्ययन। और इन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही कि जो सुलेखित हो, वो कैलीग्राफी हो वो ना हो, ये एक थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, लेकिन इनकी बातों में दम है कि सिर्फ लिखने को ही कैलीग्राफी नहीं कहते, उसके पीछे एक उसका भावार्थ भी होना चाहिए। तो मैं इन तीनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कीर्ति गुप्ता जो हम लोगों की डिपार्टमेंट की विद्यार्थी है, और इन्होंने कैलीग्राफी के ऊपर बोला, लेकिन मैं सिर्फ उनको एक सजेशन देना चाहूंगा एज ए रिसर्च स्कॉलर
कि बेटा हम लोग ये एक मंच इसीलिए प्रोवाइड कराया जाता है कि आप बच्चों का हौसला बढ़े, आप लोग यहाँ आए, लेकिन जब रिसर्च पेपर पढ़ाया जाता है तो उसको रिसर्च पेपर के तौर पे देखना चाहिए, कोई आर्टिकल या किसी एग्जाम का क्वेश्चन आंसर देते समय नहीं। तो मैं चाहूंगा कि भविष्य में आप जब इस तरीके के रिसर्च पेपर बनाएं तो जरूर और भी लोगों से कहें, क्योंकि आप जैसे बातें कर रही थी वो लग रहा था कि किसी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, और आपको जो उसके बेनिफिट्स हैं जो है उसके पीछे बहुत सारे तथ्यात्मक विचार रखने चाहिए थे प्रूफ के साथ। लेकिन आपका प्रयास अच्छा है, आपने साहस किया कि एक फोरम पे आके आप अपनी बात कहें। जब आप इस तरीके से बात करने का साहस करते हैं तभी आप कुछ नया सीखते हैं और हम लोग भी नया सीखते हैं, आपसे हम लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, गुरुजनों को प्रणाम, और आप पेंटिंग डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष श्री प्रणाम सर को भी सादर प्रणाम, और बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने नए फैकल्टी मेंबर्स के साथ मिलके एक इतना अच्छा प्रोग्राम पेंटिंग विभाग में कराया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Manish sir, and thanks a lot for your valuable time.